Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. इंडियन एविडेंस एक्ट की वन लाइनर की सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है। पहला पॉइंट, सेक्शन 80 मेयरली गिव्स सैंक्शन टू द मैक्सिम। सेक्शन 80 सिर्फ इस बात की को सैंक्शन दे रहा है, मान्यता दे रहा है एक मैक्सिम की। वो मैक्सिम क्या है? ओमनिया प्रेस्यूमेटस विटेसा एक्टा। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्ट्स, कोई भी ऐसा काम जो किया जा रहा है प्रेज्यूम्ड टू हैव बीन डन राइटली, कि वही काम सही किया गया है, एंड रेगुलरली विद रिगार्ड टू डॉक्यूमेंट टेकन इन द कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, और उन डॉक्यूमेंट्स को जुडिशियल प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड के तौर पर रखा गया है। ये एक प्रेजम्पशन लेके चलता है कि जो भी चीज़, जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है वो क्या है, एक सही डॉक्यूमेंट और सही तरीके से तैयार किया गया है। तो एक बार आप एयर एक्ट से सेक्शन 80 भी पढ़ लीजिए। ये कहता है whenever any document is produced before any court purporting to be a record or memorandum of evidence or of any part of evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any officer authorized by law to take such evidence or to be a statement or confession by any prisoner or accused। ये कहता है कि जब भी कोई एक रिकॉर्ड तैयार किया गया, मेमोरेंडम तैयार किया गया, कोई एविडेंस का कोई हिस्सा तैयार किया गया है, कोई कोर्ट में कोई विटनेस आ रहा है, या लॉ ने ऑथराइज किया किसी व्यक्ति को एविडेंस के लिए, या कोई स्टेटमेंट किसी कैदी के द्वारा दी गई है, टेकन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ये माना जाएगा कि उसे लॉ के अकॉर्डिंग ही लिया गया, रिकॉर्ड किया गया है। एंड द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, और कोर्ट ये मान के चलेगी। शैल प्रिज्यूम का मतलब है कोर्ट ड्यूटी बाउंड है, उसको प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा, उसको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा जब तक कि कॉन्ट्राडिक्ट दूसरी पार्टी ना कर दे। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन, कि वो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट जो दी गई है वो बिल्कुल सही दी गई है, जो जुडिशियल कन्फेशन हुआ है उसके लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया है। तो सेक्शन 80 जो है शैल प्रिज्यूम की बात करता है। एविडेंस एक्ट कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एविडेंस एक्ट जो है वो कंकरेंट लिस्ट में काउंट होती है, शेड्यूल 7 लिस्ट 3 और एंट्री 12। एंट्री 12 में एविडेंस एक्ट आता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो 3 प्रकार की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सेक्शन 91 डील्स विद द प्रोडक्शन एंड ओनली आफ्टर सेक्शन 91 सेक्शन 92 बिकम्स ऑपरेटिव। कि सेक्शन 91 जो है बेस्ट एविडेंस रूल में आता है, वो किसी भी डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन की बात करता है, और जब वो प्रेजेंट किया जाएगा डॉक्यूमेंट, फिर सेक्शन 92 है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। सेक्शन 92 ये बात कहता है, सेक्शन 91 ये कहता है कि एविडेंस ऑफ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है या ग्रांट है या कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उसे रजिस्टर्ड किया जाता है, तो वो सारे के सारे एविडेंस में दिए जाएंगी। सेक्शन 92 ये कहता है कि आप वो डॉक्यूमेंट जहाँ पर कंपल्सन है उस मामले में आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, आप बोल के गवाही नहीं दे के जाओगे कि जी ये डॉक्यूमेंट मेरे पास तैयार हुआ था, ये मैंने तैयार किया था। सेक्शन 91 इज रूल ऑफ एक्सक्लूजन। ये रूल ऑफ एक्सक्लूजन की बात करता है, ये हर प्रकार के अदर एविडेंस को एक्सक्लूड करता है, ओनली रिक्वायर्ड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को ये इंक्लूड करता है। सेक्शन 91 इज अप्लीकेबल वेदर एविडेंस हैज़ टू कम फ्रॉम पार्टी और फ्रॉम स्ट्रेंजर। सेक्शन 91 उसी टाइम लागू हो जाएगा जब डॉक्यूमेंट एविडेंस के लिए आया है, चाहे वो पार्टी ने खुद ने दिया है, चाहे किसी अनजान व्यक्ति ने दिया है। सेक्शन 91 इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 64, 65। 64 क्या है? प्राइमरी एविडेंस। 65 क्या है? सेकेंडरी एविडेंस। सेक्शन 91 के जो एविडेंस हैं वो सेक्शन 64 और 65 के हिसाब से और सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से लागू होंगे। सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट का इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन की बात करता है कि यदि आपने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं करवाया तो क्या होगा, तो इन सबको कंसिडर करके सेक्शन 9 को लागू करवाया जाएगा। सेक्शन 91 अप्लाइज टू बोथ यूनिलैटरल एंड बायलैटरल डॉक्यूमेंट। यूनिलैटरल और बायलैटरल का मतलब सिंगल और डबल, दोनों पार्टीज के बीच में जब कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है तो सेक्शन 92 जो है वहाँ पर, सेक्शन 91 वहाँ पर अप्लाई होता है, लेकिन सेक्शन 92 कहता है कि जब बायलैटरल होगा, दो पार्टियों के बीच जो काम किया जाता है, डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, तब मैं आऊँगा, उससे पहले नहीं आता।
बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द बेसिस ऑफ प्लीडिंग इज अंडर सेक्शन 101। 101 आपकी बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ का, कि जो कोई भी कोर्ट में आके अपने लीगल राइट और लायबिलिटी के लिए कोई भी प्रूफ देना चाहता है तो ये उसी व्यक्ति पे प्रूव होगा जो इच्छा कर रहा है कि कोर्ट उसके फेवर में जजमेंट दी। अगर वो ये एडमिट कर रहा है कि जी ये पॉइंट ऐसे है और दूसरी पार्टी उसको ऑब्जेक्ट कर रही है तो बर्डन ऑफ प्रूफ सेकंड पार्टी पर शिफ्ट हो जाता है। सेक्शन 101 अप्लाइज ऑन सिविल, क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल और अदर मैटर। सेक्शन 101 जो है हर प्रकार के मैटर पे अप्लाई होता है, सिविल हो, क्रिमिनल हो, कोई शादी के मैटर हो, यानी कि जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं और दूसरे मैटर पे भी अप्लाई होता है। सेक्शन 101 सीधा सा ये बात कहता है कि यदि मुझे एक राइट है मेरा और मैं कोर्ट से उसके लिए जजमेंट चाहता हूँ तो मेरे ऊपर ये बर्डन है कि मैं उसको साबित करूँ। कैसे साबित होगा? लेकिन जब दूसरी पार्टी उसको ऑब्जेक्ट करती है फिर वो बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी पे शिफ्ट हो जाता है। ये बात करता है सेक्शन 101। द बर्डन अंडर सेक्शन 101 इज कॉल्ड लीगल बर्डन कहा जाता है और इनिशियल स्टेज पर ये फिक्स होता है, ये कभी भी शिफ्ट नहीं होता क्योंकि जो कोर्ट में आया है वो अपना बर्डन वहाँ पर अपना प्रूव करेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस इज कॉल्ड ओनस ऑफ प्रूफ। जब एविडेंस के बेस पर कोई अपने आप को प्रूव कर रहा है तो वो ओनस ऑफ प्रूफ काउंट होगा। ऑनस ऑफ प्रूफ जो होता है वो कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसी एक व्यक्ति पे होता है, एक पार्टी पे होता है। ऑनस ऑफ प्रूफ जो है जैसे ही कोई ऑब्जेक्शन करेगा उस पार्टी पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 115 की। द वर्ड एस्टोपल इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। एस्टोपल की बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल 115 और जो एस्टोपल वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड एस्टोपे से लिया गया जिसका मतलब है टू स्टॉप, की रोक दो। कि एक बार मान लो आपने कोई स्टेटमेंट दे दी है, नेक्स्ट टाइम आप उससे पलट नहीं सकते, अपने आप को जो आपने रिप्रेजेंट कर दिया है उसके ऑपोजिट आप नहीं जा सकते। रूल ऑफ एस्टोपल इज ए सब्सटैंटिव रूल ऑफ लॉ। ये एक सब्सटैंटिव रूल ऑफ लॉ है, इसकी वैल्यू है। सेक्शन 115 एक मैक्सिम पर बेस्ड है। दैट मैक्सिम इज एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन एज ऑर्डिनेंस। इसका मतलब है कि पर्सन एलिजिंग कॉन्ट्रेरी फैक्ट नॉट टू बी हार्ड। कि अगर कोई व्यक्ति पहले कोई स्टेटमेंट देता है और बाद में वो अपनी स्टेटमेंट से मुकर रहा है तो कोर्ट जो है उसको नहीं सुनेगी। फर्स्ट टाइम द प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल जो है इंग्लिश लॉ में पीकर्ड वर्सेस सीए के केस में एस्टेब्लिश हुआ था। एस्टोपल के क्या टाइप्स होते हैं? एस्टोपल बाय रिकॉर्ड, की जो रिकॉर्ड में एंट्री आपने कर दी उसके हिसाब से होता है। डीड के हिसाब से होता है, जो आपने डीड कर ली, किसी से कॉन्टैक्ट कर लिया, या पीएस के द्वारा आपके व्यवहार के द्वारा होता है। और एक एस्टोपल बाय साइलेंस, अगर आप किसी बात के लिए चुप हो तो बाद में आप उसके लिए बोल नहीं सकते। रेस जुडिकेटा भी कहीं ना कहीं एस्टोपल का एग्जाम्पल है। अब बात आती है कॉम्पिटेंट विटनेस की। कॉम्पिटेंट विटनेस कौन होता है? ल्यूनेटिक पर्सन, डम पर्सन, चाइल्ड विटनेस और कॉम्पिटेंट विटनेस है। ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके समझने वाली। नेक्स्ट, क्या चाइल्ड भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस है? यस, चाइल्ड इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। वह भी एक बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि योग्य विटनेस है। अगर वो क्वेश्चन को समझ सकता है और उसके सही आंसर दे सकता है तो वो भी विटनेस बन सकता है। सेक्शन 133 बात करता है अकम्प्लिश की, और अकम्प्लिश भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। अकम्प्लिश क्या होता है? जब कोई अपने साथियों के साथ गुनाह में बराबर हकदार था लेकिन बाद में वो पलट जाता है, गवाही दे देता है, सरकारी गवाह बन जाता है, अप्रूवर बन जाता है। अप्रूवर और अकम्प्लिश मोस्टली सिमिलर से कंसेप्ट है। 133 में आप अकम्प्लिश को एक बार पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। 133 ये कहता है An accomplice shall be a competent witness against an accused person and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of accomplice. Accomplice जो है वो एक competent witness है उस व्यक्ति के खिलाफ जो accused है, और इस बात पे उस accused व्यक्ति की conviction को आप illegal नहीं कहोगे कि वहाँ पर उसकी जो गवाही दी गई थी उसका कोई भी आपने corroborate नहीं किया, उसको दूसरे से confirm नहीं किया। एक्यूज्ड भी कॉम्पिटेंट विटनेस होता है पर उसे विटनेस बनने के लिए कंपेल नहीं किया जाता। आर्टिकल 20 क्लोज 3 ये बात कहता है, जो ये कहता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन। हस्बैंड और वाइफ भी कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं अंडर सेक्शन 120 में। सेक्शन वाइज आप याद कर लेना, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जजेज और मजिस्ट्रेट जो है सेक्शन 121 के तहत कॉम्पिटेंट विटनेस है। 122 जो बात करता है कि आपकी कम्युनिकेशन हुई है मैरिज के दौरान
उसको आप डिस्क्लोज करें ना करें वो आपकी इच्छा। हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई ऐसी बातें होती हैं जिनको वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो उस मामले में उन्हें कंपेल नहीं किया जाएगा कि आपके बीच में क्या बात हुई थी। लेकिन अगर उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है और वो एक दूसरे के खिलाफ एविडेंस देते हैं तो वो अप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वो वहाँ अपनी मर्जी से आते हैं। अंडर सेक्शन 122 मैरिज कैन बी वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड। सेक्शन 22 ये कहता है 122 कि चाहे वो मैरिज वैलिड हुई हो, चाहे वॉइड हुई हो, या किसी भी तरीके से वो मैरिज की कैटेगरी में आना चाहिए, तो वो वहाँ पर कम्युनिकेशन की बात करता है। सेक्शन 123 जो है एक मैगजिम पर बेस्ड है। ये मैगजिम कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। सेल्स पोपिली एस सुप्रीम लेस, कि इसका मतलब होता है कि पब्लिक वेलफेयर जो है वो सबसे ऊंचा लो है। जहाँ पर कोई कानून पब्लिक के भलाई की बात नहीं करता, उस मामले में उससे ऊपर जो है कुछ भी जो ऑर्डर आ सकता है। सेक्शन 126 बात करता है बैरिस्टर, वकील, प्लीडर, अटर्नी की। ये क्लाइंट पर अप्लीकेबल नहीं होता। सेक्शन 126 ये कहता है कि अगर कोई भी क्लाइंट आता है बैरिस्टर के पास, वकील के पास, प्लीडर या अटर्नी के पास, अगर वो आके कुछ बात उसे बताता है, कहता है कि मैं जी मैंने मर्डर किया था या मैं ये करने जा रहा हूँ, तो उस मामले के अंदर वहाँ पर वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहता है वकील को कि वकील साहब मैं तो उस व्यक्ति को मारने जा रहा हूँ, आप मुझे बचा लीजिएगा, तो उस मामले में वो 126 में फॉल नहीं करता। उस मामले में वकील उस बात को डिस्क्लोज कर सकता है। तो ये है आज का हमारा छोटा सा वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर नए हो इस चैनल पर, आपको ऐसे वीडियोज़ आगे भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।